हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लिनिकल पाठशाला। तो आज का अपना टॉपिक है सेल। तो आज के वीडियो में हम सेल के बारे में सब कुछ जानेंगे। सेल क्या है, इसकी खोज किसने की और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो टॉपिक शुरू करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल पे। जैसे क्या आपने कभी सोचा है कि एक जैसे बड़ी सी बिल्डिंग होती है तो किससे बनती है? छोटी छोटी ईंटों से। किससे बनती है? छोटी छोटी ब्रिक्स से बनती है। ब्रिक्स मतलब ईंटों से बनती है, राइट। ठीक वैसे ही हमारा शरीर, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे हो, किससे बना है? छोटी छोटी ईंटों से बना है। जिसमें ईंट का मतलब है कि सेल से बना है। किससे बना है? सेल से। इस वीडियो में हम इसको सेल को मेनली थ्री उसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स में, जैसे साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म तो क्या हो गया? जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, ऑर्गेनेल्स या फिर लिक्विड पोर्शन। और सेल मेम्ब्रेन जो आउटर लेयर है। और न्यूक्लियस जो इसके अंदर प्रेजेंट है। इन तीन स्ट्रक्चर के अंदर अपन इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सेल क्या होती है? Cell is the structural and functional unit of human body. Cell is the smallest unit of human body. Cell क्या है? ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है। तो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है? स्ट्रक्चरल क्योंकि ये हमारे शरीर का एक ढांचा यानी स्ट्रक्चर देता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल यूनिट। जैसे एक एक ईंट मिलके बिल्डिंग बनाती है तो वो उसका ढांचा हो गया, वैसे ही एक एक सेल मिलके अपनी पूरी ह्यूमन बॉडी बनाती है तो वो क्या हो गया? स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई। फंक्शनल का मतलब क्या होता है? क्योंकि शरीर का हर काम जैसे डाइजेशन या ब्रीथिंग इन सेल्स के अंदर ही शुरू होता है, तो इसको दूसरा क्या नाम देंगे? फंक्शनल। तो सेल क्या हो गई? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिर क्या होता है इसमें? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी हो गई ह्यूमन बॉडी की? सेल। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। अब सेल का डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब किया था सेल का डिस्कवर? 1665 में। और इसने कैसी सेल का डिस्कवर किया था? डेड सेल का। डेड सेल का। इसने लिविंग सेल का डिस्कवर नहीं किया था, डेड सेल का डिस्कवर किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। अब बात करते हैं साइटोलॉजी क्या होती है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ सेल। मतलब मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर अपन क्या किसकी स्टडी करते हैं? सेल की स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। मेडिकल फील्ड के जो भी ब्रांच के अंदर अपन सेल की स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे साइटोलॉजी। अब बात करते हैं कि द नेम ऑफ सेल वॉज टेकन फ्रॉम लेटिन वर्ड सेला विच मीन्स स्मॉल रूम। अब ये जो सेल वर्ड लिया गया है ये लेटिन वर्ड से लिया गया है जिसका क्या है? सेला। सेला का मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम। स्मॉल रूम या फिर कमरा बोल सकते हैं अपन। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने एक लकड़ी का टुकड़ा था, मतलब उसके अंदर उसने क्या देखा था? छोटे छोटे पोर्स देखे थे, कमरे जैसी स्ट्रक्चर देखी थी, तो उसने उसको क्या नाम दे दिया था? सेला, मतलब सेल। तो उनको उसने माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसको उसने किसकी खोज की थी? डेड सेल्स की। मतलब लकड़ी कैसी थी? टूटी हुई लकड़ी थी, उसके अंदर उसने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसको छोटी छोटी रूम जैसी स्ट्रक्चर दिखी जिसको उसने सेला नाम दिया। तो वो क्या थी? और जैसे लिविंग सेल की किसने की थी? पहली बार लिविंग सेल को किसने देखा था? जिसका नाम था एंटन वैन ल्यूवन हुक। किसने देखा था सबसे पहले लिविंग सेल को? एंटन वैन लिवेन हुक ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। किसको? लिविंग सेल को। जैसे अपने को क्वेश्चन आते रहते हैं, हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। लेकिन अपने को ये नहीं पता कि रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था या फिर नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। मतलब डेड सेल को डिस्कवर किया था या फिर लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। अब आगे चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी इज अप्रोक्स 37.2 ट्रिलियंस। मतलब ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं? 37.2 ट्रिलियन। ये अप्रोक्स नंबर है, एग्जैक्ट नंबर अभी तक किसी को पता नहीं है इसका। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ओवम या फिर न्यूरॉन। लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में? ओवम। अब ओवम क्या होता है? फीमेल में तो प्रेजेंट होता है लेकिन मेल में प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर अपन सबसे लार्जेस्ट सेल मानेंगे तो वो ओवम है, लेकिन अगर मेल और फीमेल दोनों में देखेंगे या फिर सिर्फ मेल में देखेंगे तो कौन सी होगी? लार्जेस्ट सेल न्यूरॉन। अब स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज स्पम प्लेटलेट्स। मतलब सबसे छोटी सेल कौन सी है ह्यूमन बॉडी में? स्पम। अब स्पम फीमेल में तो होगा नहीं, सिर्फ मेल में होगा। तो अगर अपने को दोनों में देखना है तो उसका क्या होगा? जैसे मेल या फिर फीमेल दोनों में देखना है तो उसका क्या होगा? प्लेटलेट। या फिर ओनली फीमेल में देखना है तो कौन सी होगी सबसे छोटी? प्लेटलेट।
द pH इनसाइड द सेल इज 7। अब pH कितना होता है सेल का? 7 होता है pH। और वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस द सेल इज क्लासिफाइड एज। अब सेल को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करके? दो में, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। और यूकैरियोट्स जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल कंटेन्स न्यूक्लियर आर नोन एज यूकैरियोट सेल्स एंड सेल डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस, दोज आर प्रोकैरियोट सेल्स। द सेल हैज़ बीन स्टडीड अंडर 3 हेडिंग्स। अब अपन उनको सेल को 3 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। पहला सेल मेम्ब्रेन जो आउटर लेयर है, दूसरा साइटोप्लाज्म, और थर्ड न्यूक्लियस। इन 3 हेडिंग के अंदर अपन किसको स्टडी करेंगे? सेल को। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सेल। ये सेल का कौन सा पार्ट है? आउटर मोस्ट, जिस उसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा होता है? सेल का आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा होता है? सेल मेम्ब्रेन। फिर बात करते हैं, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड फोस्फोलिपिड्स। फोस्फोलिपिड्स का मतलब क्या होता है? जैसे एक सेल एक दीवार है, तो उसके अंदर ईंटें जो लग रही है वो क्या होगी? फोस्फोलिपिड्स। और ग्लाइकोप्रोटीन का क्या मतलब है? इनका सबसे बड़ा काम है सेल रिकॉग्निशन में। किसमें? सेल रिकॉग्निशन में इनका सबसे बड़ा काम है। सेल रिकॉग्निशन में इनका सबसे बड़ा काम है। ये सेल के लिए क्या करती है? एक आईडी कार्ड या एड्रेस की तरह काम करते हैं। इसी की वजह से हमारे इम्यून सिस्टम में पहचान पाता है कि ये हमारा अपना सेल है या कोई बाहर का बैक्टीरिया या वायरस है। ये किसकी वजह से होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो सेल की कैसी स्ट्रक्चर है ये सेल मेम्ब्रेन? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमिएबल एंड सेमी परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल एंड सेमी परमिएबल का क्या मतलब है? अभी यहाँ पे सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब तो हो गया कि जैसे ये सिर्फ काम के न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगी? अंदर लेगी, सेल के अंदर लेगी। और जैसे जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है या फिर हार्मफुल सब्सटेंस है बॉडी के लिए, उनको अंदर नहीं आने देगी। और जो भी अंदर इम्प्योरिटीज़ है सेल को, उनको क्या करेगी? एक्सक्रीट आउट, मतलब बाहर निकालेगी। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? कि छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, जो क्या करते हैं? ये इन पोर्स के अंदर से जो चीज़ें आ सकती है उनको अंदर ले लेती है, चाहे वो टॉक्सिक हो या फिर सही हो या नहीं हो। ये क्या करेगी? सेमी परमिएबल का मतलब जो इन छोटे छोटे पोर्स के अंदर से अंदर आएगा उसको अंदर ले लेगी और बाहर कर देगी। जैसे अंदर क्या? जैसे सोलवेंट, जैसे वाटर। और कौन नहीं आ पाएगा अंदर? जैसे शुगर या फिर सॉल्ट, ऐसी चीज़ें अंदर नहीं आ पाएगी। अब बात करते हैं किसके? फंक्शंस की। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल। अब ये किस में हेल्प करती है सेल मेम्ब्रेन? शेप देने में, सेल की स्ट्रक्चर को बनाने में कौन हेल्प करता है? सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटेक्शन के लिए। किसके प्रोटेक्शन के लिए? सेलुलर ऑर्गेनेल्स। सेलुलर ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड राइबोसोम्स, इनके प्रोटेक्शन के लिए कौन हेल्पफुल रहता है? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल द परमिएबिलिटी ऑफ सेल। अब ये और किसको कंट्रोल करता है? परमिएबिलिटी ऑफ सेल। परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब कौन अंदर आएगा सेल के अंदर और कौन बाहर जाएगा, इसको कौन कंट्रोल करेगा? सेल मेम्ब्रेन। अब सेकेंड पार्ट आता है इसका, साइटोप्लाज्म। इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस। कैसे? जैसे जैसे साइटोप्लाज्म क्या है? ये जो अंदर ये प्रेजेंट है, ये जेली लाइक सब्सटेंस और ये ऑर्गेनल्स, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो सब क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म के मेनली 2 पार्ट्स में अपन इसको स्टडी कर देंगे। एक तो ये लिक्विड वाला पोर्शन जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये वाला पार्ट अलग डिस्कस करेंगे। और जो ये ऑर्गन्स वाला पार्ट है इसको अलग डिस्कस करेंगे। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के इनर साइड जो प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है, उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 टाइप्स। 70% तो इसके अंदर क्या होता है? वाटर, जिसको क्या बोलते हैं? साइटोसोल। 70% प्रेजेंट होता है इसके अंदर वाटर, और 30% प्रेजेंट होता है सॉलिड, उसको बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनेल्स, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, ये सब आते हैं। और 70% क्या होता है? वाटर, जिसको बोलते हैं साइटोसोल।
इट इज़ द लिक्विड पोर्शन इनसाइड द सेल इन विच द अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड। तो साइटोसोल क्या होता है कि लिक्विड पोर्शन होता है सेल का, जिसके अंदर क्या होता है, जो अदर सेल और सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड, मतलब जो भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर तैरते रहते हैं या फिर लटके हुए रहते हैं, किसके अंदर, सेल के अंदर। साइटोसोल के अंदर क्या होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। ये 30% सॉलिड पार्ट है, इसके अंदर आते हैं सेलुलर ऑर्गेनेल्स। फिर आगे बात करते हैं किसकी, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सेल वाले साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वाले न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब इन दोनों को साथ में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है, प्रोटोप्लाज्म। अगर ऑप्शन में आए प्रोटोप्लाज्म तो वो भी राइट है, या फिर जैसे सेल आ जाए, प्रोटोप्लाज्म आ जाए, तो अगर प्रोटोप्लाज्म आए तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म हैज़ वेरियस ऑर्गेनेल्स विच आर। अब साइटोप्लाज्म में अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे सबसे पहले क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये सेल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम सेल को क्या मानेंगे, एक फैक्ट्री मानेंगे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, किसका, सेल का, क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज ऑफ टू टाइप्स। अब ये कितने टाइप का होता है, टू, रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट कंटेन्स राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स अपॉन इट्स सरफेस। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, किसकी सरफेस पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कैसे रहेगा, क्योंकि इसकी जो ये सरफेस है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा, राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे इसकी सरफेस के ऊपर। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड पार्ट की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट डज नॉट कंटेन राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स। इसकी सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट नहीं होगा, राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये किस में हेल्प नहीं करेगा, अपने प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर ये हेल्प नहीं करेगा। कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्वेश्चन आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो आंसर क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मेंटेन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड एंड फैट कोलेस्ट्रॉल स्टीरॉयड सिंथेसिस। ये किसका सिंथेसिस करता है, लिपिड फैट कोलेस्ट्रॉल स्टीरॉयड का सिंथेसिस करता है, कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग और टॉक्सिक सब्सटेंस। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और किसका, टॉक्सिक सब्सटेंस का डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ ऑल्सो स्टोर कैल्शियम इन स्केलेटल मसल्स। और क्या करता है ये, स्केलेटल मसल्स होती है जो अपनी है, उसके अंदर किसका स्टोरेज करता है, कैल्शियम का। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको दूसरा नाम किससे बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, कैल्शियम का स्टोरेज करता है, किसके किसके अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर किसका स्टोरेज करता है, कैल्शियम का। तो इसको क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं सेकंड टाइप, गोल्गी एपेरेटस। गोल्गी एपेरेटस क्या होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोसेसिंग यानी बनाना, किसको, सेल को, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन टू द सेल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल। अब जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, वो क्या था, जैसे अपन ने उसको फैक्ट्री माना था सेल की, तो ये क्या है, गोल्गी एपेरेटस क्या है, उस फैक्ट्री का डिलीवरी सेंटर या फिर पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटीन या फिर लिपिड को क्या करता है, सही जगह पे पहुँचाने का काम करता है, कौन, गोल्गी एपेरेटस। कहाँ पे, डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल्स। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल क्या होता है, गोल्गी एपेरेटस। इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, अभी आगे देखेंगे। सेंट्रोसोम्स आर
प्रोड्यूस्ड बाय गोल्गी एपैरेटस। और सेंट्रोसोम्स किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? गोल्गी एपैरेटस के द्वारा। सेंट्रोसोम्स की हेल्प के बिना अपन सेल को डिवाइड नहीं कर सकते। तो सेल डिवीज़न के लिए सबसे हेल्पफुल क्या है? सेंट्रोसोम्स। जैसे न्यूक्लियस में सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते तो न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो सकते। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन ऑफ द अनयूजेबल कंपोनेंट्स बाय द सेल वाया द सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि अनयूजुअल जो भी कंपोनेंट्स होते हैं जो सेल के काम में नहीं आते उनको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है? एनगल्फिंग ऑफ सब्सटेंस बाय द सेल। मतलब सेल के अंदर चीज़ों को लेना, एनगल्फ करना यानी निगलना। ये दो टाइप से देख सकते हैं अपन। पहला क्या होता है? फेगोसाइटोसिस। दूसरा क्या होता है? पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग। मतलब कि एंगल्फिंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंस बाय द सेल। मतलब सेल कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को क्या कर रही है? खा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? फेगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग। दूसरा क्या होता है? पिनोसाइटोसिस, मतलब सेल ड्रिंकिंग। एंगल्फिंग ऑफ लिक्विड सब्सटेंस बाय द सेल। अब सेल क्या कर रही है? कोई भी लिक्विड सब्सटेंस को क्या कर रही है? ईट कर रही है या एंगल्फ कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस या फिर सेल ड्रिंकिंग। अब बात करते हैं इसके अंदर वैक्यूल्स एंड सेंट्रल वैक्यूल्स की। ये क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? वाटर स्टोरेज में हेल्प करते हैं। किस में? वाटर स्टोरेज में। इट परफॉर्म्स स्टोरेज फंक्शन ऑफ द सेल स्पेशली द वाटर। ये क्या करते हैं? सेल में स्टोरेज का फंक्शन करते हैं, स्पेशली किसका? वाटर का। अब बात करते हैं फोर्थ ऑर्गेनेल जो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जैसा अपन सुनते हैं क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। It is responsible for production of maximum ATP by the process of oxidative phosphorylation. So it is also called powerhouse of the cell. अब इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेल के जो भी प्रोसेस है, जैसे सेल क्या एक सिटी है तो उसके अंदर जैसे लाइट का काम कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये किस में हेल्प करता है? उसको मतलब सेल को चलने में, सेल को पावर देने में हेल्प करता है। किसके थ्रू? एटीपी के थ्रू। किसके थ्रू? एटीपी के थ्रू हेल्प करता है ये। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड के लिए। बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड का मतलब होता है कि ये सेल के लिए क्या करता है? फैट और लिपिड को क्या करता है? बनाता है। किसके लिए? सेल के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो हैव इट्स ओन डीएनए विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का क्या होता है? डीएनए, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड। बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड मतलब ये सेल के लिए क्या करता है? लिपिड और फैट का फॉर्मेशन करता है। तो इसको क्या बोलेंगे? बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो हैव इट्स ओन डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स। इसका मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का क्या होता है? डीएनए होता है, जिसके लिए वो क्या करता है? कुछ एंजाइम्स और कुछ प्रोटीन्स खुद खुद के लिए खुद ही बना सकता है। उसको क्या बोलते हैं? सिंथेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम्स। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ऑफ फादर डू नॉट इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है जो फादर का होता है वो क्या करता है? नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो जैसे स्पर्म की किसके अंदर प्रेजेंट होता है? टेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो स्पर्म की जो टेल होती है वो बाहर रह जाती है, सिर्फ हेड पार्ट जो होता है वो अंदर जाता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो जो फादर का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन द टेल। तो टेल ऑफ स्पर्म कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया टेल ऑफ स्पर्म विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो कि क्या है? एक फर्टिलाइजेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि सिर्फ हेड ही किस में हेल्प करता है? फर्टिलाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। टेल वाला पार्ट है वो पीछे ही रह जाता है। कार्डियक मसल्स और हार्ट मसल्स नेवर गेट फटीग। अब जो कार्डियक मसल या फिर हार्ट मसल्स है वो कभी भी फटीग यानी फैटी नहीं होती। क्यों? इट प्राइमरी रिसीव ब्लड फ्रॉम एओर्टा या फिर हार्ट वाया कोरोनरी आर्टरी। अब ये क्या करती हैं? सबसे पहले ब्लड रिसीव करती हैं कहाँ से? एओर्टा से। किसके थ्रू? वाया कोरोनरी आर्टरी। तो एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? हार्ट मसल्स यूज द फैट एज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा रीज़न क्या हो गया? कि हार्ट मसल्स जो होती हैं वो फैट को क्या करती हैं? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी मानती है। मतलब फैट को वो जल्दी क्या करेंगी? अपनी एनर्जी के अंदर यूज़ करेंगी।
हार्ट मसल्स कंटेन्स मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये क्या होती है, हार्ट मसल्स क्या करती हैं, मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज, मतलब इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल। ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे और क्या करेंगे, और जो रेस्पिरेशन के अंदर क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स की। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ये होलो या फिर खोखली नलियाँ होती हैं जिनके अंदर ट्यूबुलिन नाम का कोई प्रोटीन से बनती है। किससे बनती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ट्यूबुलिन प्रोटीन से खोखली नलियाँ होती हैं जो किससे बनती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की हेल्प से बनती है। उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनका काम क्या होता है, सेल को पिचकाने से बचना, मतलब कि सेल जो पिचक जाती है उसको पिचकने से बचाने का इनका काम होता है। सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है ये। और दूसरा क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है। जैसे सेल के अंदर चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए रास्ता कौन बनाता है, रास्ते का काम कौन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और क्या किस चीज़ में हेल्प करती है, सेल डिवीज़न में। मतलब सेल डिवाइड होते टाइम क्रोमोजोम को खींचने का काम कौन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इसके कितने काम हो गए, 3 काम हो गए। एक तो शेप प्रोवाइड करेगा कि पिचकने से बचाएगा, दूसरा ट्रांसपोर्ट करेगा यानी रास्ता बनाएगा एक जगह से दूसरी जगह सेल में ट्रेवल करने के लिए, तीसरा क्या होगा, सेल डिवीज़न में हेल्प करेगा, किसमें, क्रोमोसोम को खींचने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट्स मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पतले और सॉलिड, मतलब थिन और सॉलिड किससे बनती है, धागे जैसी स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है, जो किस में हेल्प करती है, जो क्या किससे बनी हुई होती है, एक्टिन एक्टिन नाम के प्रोटीन से बनी हुई होती है क्या, माइक्रोफिलामेंट्स। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह माइक्रोफिलामेंट के भी 3 फंक्शन होते हैं। जैसे पहला तो क्या हो गया, मूवमेंट। मूवमेंट ये क्या कराती है, सेल को मूव कराने में मदद करती है, जैसे अमीबा चलता है। दूसरा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कैसे, कॉन्ट्रैक्शन मसल्स को सिकुड़ने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करती है क्या, माइक्रोफिलामेंट्स। थर्ड होता है सपोर्ट। सपोर्ट किस चीज़ में, सेल इन आउटर मेम्ब्रेन को, जो भी सेल की आउटर मेम्ब्रेन है उसको क्या देता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है या फिर ताकत देता है, किसको, आउट सेल की आउटर मेम्ब्रेन को। तो ये क्या हो गया, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स के क्या है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स है, इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। दूसरा क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड बाय ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये किससे बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड बाय एक्टिन प्रोटीन। जैसे मैंने बताया अभी, माइक्रोफिलामेंट्स किससे बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन से। बोथ स्ट्रक्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। दोनों स्ट्रक्चर क्या काम करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, किसको, सेल को। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। मतलब ये सेल का एक ढांचा बनाने में हेल्प करती है, टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। दूसरा फंक्शन क्या होता है कि ये सेल की जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। थर्ड क्या होता है, फॉर द मूवमेंट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स इनसाइड द सेल। जैसे मैंने बताया, और क्या किस में हेल्प करती है, सेल के अंदर मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। जैसे एक जगह से दूसरी जगह सेलुलर सेल्स के ऑर्गेनेल्स को जाना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, रास्ता बनाएंगे। फिर अगले ऑर्गेनेल की बात करते हैं तो वो 6 नंबर पे कौन सा आता है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स सेल के सबसे छोटे लेकिन सबसे ज़्यादा काम के ऑर्गेनेल्स होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है, सेल के लिए प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। दीज आर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स। ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स होते हैं। राइबोसोम्स आर द स्मॉल स्ट्रक्चर कंपोज्ड बाय आरएनए एंड प्रोटीन। ये किससे बनी हुई होती है, इनकी स्ट्रक्चर आरएनए एंड प्रोटीन से। जैसे सेल हमारी एक फैक्ट्री है, तो राइबोसोम्स क्या हो गए, उस फैक्ट्री के मजदूर। इनका एक ही काम है क्या, सेल के लिए किसका फॉर्मेशन करना, प्रोटीन बनाना। अगर ये राइबोसोम्स फंक्शन करना बंद कर देंगे तो अपनी कभी भी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। अब ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। फर्स्ट होता है बाउंडेड राइबोसोम्स। बाउंडेड राइबोसोम्स क्या होते हैं, दे आर अटैच्ड अपॉन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब
ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम था? प्रोटीन सिंथेसिस का काम था। और स्मूथ का क्या काम था? फैट लिपिड इनका सिंथेसिस का काम था। तो ये किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? दे आर अटैच्ड अपॉन द सरफेस ऑफ रफ। ये किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये कौन से राइबोसोम्स होते हैं? बाउंडेड राइबोसोम्स होते हैं। और ये कहाँ पे काम आते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस विच आर नीडेड आउटसाइड द सेल। ये किसके लिए काम आते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जो प्रोटीन अपने को किसके लिए चाहिए? आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर अगर अपने को कोई भी प्रोटीन चाहिए तो उसका फॉर्मेशन कौन करेगा? बाउंडेड राइबोसोम्स या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है फ्री राइबोसोम्स। फ्री राइबोसोम्स क्या होते हैं? दे आर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस विच आर नीडेड इनसाइड द सेल। ये क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म। ये क्या होते हैं? सेल के अंदर फ्रीली मूव करते रहते हैं और सेल के अंदर जो भी प्रोटीन की नीड होती है उसको क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं। सिंथेसिस विच आर नीडेड इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको कौन फुलफिल करते हैं? फ्री राइबोसोम्स फुलफिल करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। जितने भी टाइप होते हैं राइबोसोम्स के, वो किससे एसोसिएटेड है? प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब उनका एक ही काम है क्या? प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना। सो दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज और इंजन ऑफ द सेल। इसलिए उनको क्या बोलेंगे? प्रोटीन फैक्ट्री या फिर इंजन ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि वो सेल को ग्रो करवाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? अपने को प्रोटीन की। तो प्रोटीन कौन बना रहा है? राइबोसोम्स। इसलिए उसको क्या बोलेंगे? इंजन ऑफ द सेल। अब लाइजोसोम्स क्या होते हैं? लाइजोसोम्स सेल्स क्या होते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनेल है। जैसे कि इसको क्या बोल सकते हैं? सेल का क्या बोल सकते हैं? जैसे सफाई कर्मी बोल सकते हैं या फिर सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं? सेल के अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह जो भी प्रेजेंट होता है उसको क्या करते हैं? क्लीन अप करते हैं। इनके अंदर क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को क्या कर जाते हैं? डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये कौन? लाइजोसोम्स। इनको दूसरे किस नाम से बोलते हैं? सुसाइडल बैग के नाम से बोलते हैं। लाइजोसोम्स आर द डिफेंसिव स्ट्रक्चर फाउंडेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। लाइजोसोम्स क्या होते हैं? डिफेंसिव स्ट्रक्चर होती है जो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। दे कंटेन लाइजोसोम्स और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मतलब ये हाइड्रोलाइटिक मतलब वाटर, ये मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स की हेल्प से बड़े मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। किसकी हेल्प से? वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प से। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ये क्या करते हैं? रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। मतलब हाइड्रोलाइसिस के थ्रू ये किसको पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? ये तोड़ते हैं। किसकी हेल्प से? हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर के मॉलिक्यूल की हेल्प से क्या करते हैं? पैथोजेंस को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ये एनगल्फ कर जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। दे आर ऑल्सो कोल्ड गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल। मतलब कि इनको और दूसरा लाइजोसोम्स को किस नाम से जानेंगे? गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल। मतलब कि ये सेल के सफाई कर्मचारी हैं, एक तरह से ऐसे मान सकते हैं। ड्यूरिंग द इस्चीमिया द लाइजोसोम्स रप्चर्ड लाइजोजाइम्स रिलीज। इस्चेमिया क्या होता है? इस्चेमिया मतलब ब्लड की कमी। सेल के लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जब सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसका अंदरूनी माहौल एसिडिक हो जाता है। इस एसिडिटी की वजह से लाइजोसोम्स की दीवार टूट जाती है और उनके अंदर बेस जो सिकारी एंजाइम्स है वो क्या करते हैं? बाहर निकल आते हैं। ये एंजाइम्स अपने सेल को अंदर से खाना शुरू कर देते हैं जिससे ऑटोलाइसिस कहते हैं। ये यही वजह है क्या? इस्चेमिया की, जिससे सेल या फिर टिश्यू क्या हो जाते हैं? डेड, क्योंकि वो अपने आप को ही खाने लग जाता है। विच कोज ऑटो डाइजेशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिल्स। वो क्या करेगा? ऑटो डाइजेशन किसका? सेलुलर ऑर्गेनिल्स का। विच रिजल्ट सेल डेथ। मतलब उसके बाद में क्या होगा? सेल डेथ, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस। सो लाइजोजाइम्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसलिए लाइजोजाइम्स को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। वो क्या करता है? खुद को ही ईटिंग करने लग जाता है, खुद की सेल को ही क्या करेगा? खाएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। नेक्रोसिस का क्या मतलब होता है? सेल डेथ। मतलब एक्सीडेंटल सेल डेथ भी बोल सकते हैं इसको। नेक्रोसिस का मतलब हो गया सेल डेथ। फिर बात करते हैं 8 नंबर पे, सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल। इसी की वजह से एक सेल दूसरे में डिवाइड होती है।
दीज ऑर्गेनेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम्स। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। किसके दौरान? सेल डिवीजन के दौरान मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम कौन करवाता है? सेंट्रोसोम्स। द सेल कैन नॉट बी डिवाइडेड इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल नहीं होगा तो सेल कभी भी डिवाइड नहीं होगी। जैसे कि न्यूरॉन डिवाइड क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। सेल किसकी हेल्प से डिवाइड होती है? सेंट्रियोल की हेल्प से डिवाइड होती है। अब आता है थर्ड नंबर न्यूक्लियस। मतलब अब तक अपन ने पढ़ लिया सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर लिक्विड पोर्शन को बोलते हैं साइटोसोल और सॉलिड पोर्शन को बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल की बॉडी, लाइजोजाइम्स, इन सब के बारे में स्टडी की है। अभी अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इनसाइड द सेल। ये क्या होता है? सेल के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो कितना होता है? 1:4 या 1:6 तो क्या होगा? नॉर्मल सेल। और 1:1 होगा तो क्या होगा? कैंसर सेल। अब न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे अपन नॉर्मली समझे तो न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? मास्टर माइंड। मास्टर माइंड ऑफ सेल। मास्टर माइंड ऑफ सेल कौन होता है? न्यूक्लियस। या फिर दूसरा क्या बोल देंगे? कंट्रोल सेंटर कहा जाता है किसका? सेल का। जैसे हमारे शरीर को कौन कंट्रोल करता है? अपना ब्रेन कंट्रोल करता है। वैसे ही सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अब इसकी डिस्कवर किसने किया था? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था कब? 1831 में। अब न्यूक्लियस के मेनली 4 पोर्शन होते हैं: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। तो अपन बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियोलस हो गया, ये वाला पार्ट तो क्या हो गया? न्यूक्लियोलस। क्या हो गया ये हो गया क्या? इसका काम क्या है? आरएनए की फॉर्मेशन करना। आरएनए नहीं, मतलब राइबोसोम बनाना। इसका काम क्या होता है? राइबोसोम बनाना। दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें दूसरी स्ट्रक्चर कौन सी प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले बात करते हैं किसकी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री होती है। क्या होती है? आउटर बाउंड्री क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर दूसरा होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर वो गोला जो राइबोसोम बनाता है। न्यूक्लियस क्या होता है? वो गोला जो क्या बनाता है? राइबोसोम फॉर्मेशन करता है। फिर होता है इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या होता है? जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड जिसे जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग कैसे होती है। तो डीएनए प्लॉट प्लस हिस्टोन, ये हमारे बहुत ही लंबा हमारा डीएनए बहुत लंबा होता है। उसे पैक करने के लिए हिस्टोन नाम के प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? हिस्टोन नाम के प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। जब डीएनए इस प्रोटीन पर लपेटता है, किस पे? हिस्टोन नाम के प्रोटीन पर रैप करता है। रैप का मतलब लपेटता है, तो वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है। क्या होता है? कंडेंस होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या होगा? क्रोमेटिड। क्रोमेटिन। जब डीएनए और हिस्टोन एक साथ मतलब एक जगह हो जाते हैं, मतलब एक ही बन जाते हैं, तो एक धागे जैसी स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। जो धागे जैसी स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। डीएनए प्लस हिस्टोन के हेल्प से। फिर उसके बाद जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये क्रोमेटिड होते हैं, वो साफ दिखाई देने लगते हैं, मतलब मोटे मोटे साफ दिखाई देने लगते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम्स। और हर इंसान के अंदर कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? टोटल 46 क्रोमोजोम्स होते हैं और पेयर के अंदर 23 होते हैं। अब जैसे 44 क्रोमोजोम्स ये अपने बॉडी के अंदर क्या डिसाइड करते हैं? जैसे कलर, हाइट एक्सेट्रा, ये कौन डिसाइड करते हैं? 44 क्रोमोजोम्स। और जो 2 क्रोमोजोम बच गए XY और XX, ये किसका डिटर्मिनेशन करते हैं? सेक्स क्रोमोजोम होते हैं जो मेल और फीमेल का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो टोटल कितने होते हैं? 46। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाके हेल्प करता है। द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स हैड बीन मेड बाय फीमेल गेमेट्स। ये किसके थ्रू डिटर्मिनेशन होता है? किसके गेमेट के थ्रू? मेल गेमेट के थ्रू। क्यों? क्योंकि फीमेल में तो सिर्फ एक्स क्रोमोजोम ही होता है और मेल में एक्स और वाई दोनों क्रोमोजोम्स होते हैं।
अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के क्या फंक्शन होते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल बाय द हेल्प ऑफ डीएनए, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोलर ऑफ द सेल। मतलब ये सेल के अंदर सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, किसकी हेल्प से, डीएनए की हेल्प से, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोलर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, किसको, न्यूक्लियस को। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड, इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फेट। अब ये किससे बना होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके से, और ये किससे बनी होती है, फॉस्फेट और शुगर। शुगर कौन सी, डीऑक्सी राइबोज शुगर, और नाइट्रोजनस बेस। और क्या होता है इसके अंदर, नाइट्रोजनस बेस, जैसे प्यूरिन। और नाइट्रोजनस बेस कौन से होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। तो प्यूरिन के अंदर कौन सा आता है, एडिनिन एंड गुआनिन, और पायरिमिडीन के अंदर आता है थाइमिन एंड साइटोसिन। एट एडिनिन और थाइमिन बॉन्ड बनाएंगे और गुआनिन और साइटोसिन बॉन्ड बनाएंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फाउंड इन बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनेंगे, नाइट्रोजनस बेस के बीच में, जैसे एडिनिन और थाइमिन के बीच में बनेगा, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में बनेगा। अब फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का क्या फंक्शन है, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल विच कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। डीएनए क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल है जो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। मतलब जैसे फादर की जनरेशन से बेटे की जनरेशन के अंदर इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा कौन, डीएनए। इट ऑल्सो हेल्प द न्यूक्लियस टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल। अब ये क्या करता है, न्यूक्लियस की हेल्प करता है किसके अंदर, जो सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसको परफॉर्म कराने में किसकी हेल्प करता है, न्यूक्लियस की हेल्प करता है कौन, डीएनए। अब बात करते हैं सेकेंड न्यूक्लिक एसिड की, जो है आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए क्या होता है, आरएनए इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड। जैसे डीएनए क्या था, डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड था, वैसे आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड है। इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर। उसके अंदर कौन सी थी, डीऑक्सी राइबोज शुगर थी, इसके अंदर कौन सी शुगर है, राइबोज शुगर। अब इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस कौन से होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन कौन सी होती है, प्यूरिन तो सेम होता है उसकी जैसे एडिनिन एंड गुआनिन, किसकी तरह, डीएनए की जैसे, लेकिन पायरिमिडीन बेस अलग होता है। जैसे उसके अंदर थाइमिन था, वहाँ आ गया यूरेसिल और साइटोसिन, यही फर्क है इसके अंदर। थाइमिन की जगह आरएनए में कौन सा आता है, यूरेसिल। अब द साइज ऑफ आरएनए इज स्मॉलर देन डीएनए। अब आरएनए की साइज किससे स्मॉल होती है, डीएनए से स्मॉल होती है। अब इसके अंदर बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो किस में बनता है, एडिनिन और यूरेसिल में। और उसके अंदर बनता है डीएनए में एडिनिन और थाइमिन में, एडिनिन और थाइमिन में बनता है। और इसमें गुआनिन और साइटोसिन में, इसमें डबल बॉन्ड बनता है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब बात करते हैं फंक्शन की। ऑल द टाइप्स ऑफ आरएनए आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब जितने भी टाइप के आरएनए होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के। आरएनए का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। अ पार्ट ऑफ डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, न्यूक्लियस का अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसका एक पार्ट क्या करेगा, मैसेज सेंड करेगा। दूसरी स्टेप क्या है इसके अंदर, सेकंड स्टेप है, ये मैसेज एमआरएनए के रूप में बाहर आता है। किसके रूप में बाहर आएगा, एमआरएनए के रूप में, मैसेंजर आरएनए के रूप में बाहर आएगा। वहाँ टीआरएनए, जो टीआरएनए है वो क्या करेगा, अमीनो एसिड से लेके आता है। इसको कौन लेके आएगा, टीआरएनए, किससे, अमीनो एसिड से। फिर थर्ड है राइबोसोम। राइबोसोम वो फैक्ट्री है जहाँ मैसेज पढ़ा जाता है और एमिनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाया जाता है। फिर रिजल्ट क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाता है। जैसे क्या हो गया यहाँ पे, प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गया। इससे अपनी टिश्यू मसल्स ये क्या होते हैं, बनते हैं। अब क्या है, आर आर एन ए विच आर फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स आर ऑल्सो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो राइबोसोम के अंदर आर आर एन ए प्रेजेंट होते हैं वो किसके अंदर हेल्प करते हैं, अपनी प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ आर एन ए कितने होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं आरएनए के, एम आर एन ए, टी आर एन ए एंड आर आर एन ए। एम आर एन ए का मतलब हो गया मैसेंजर आर एन ए, टी आर एन ए का मतलब हो गया ट्रांसफर आर एन ए, और आर आर एन ए का मतलब हो गया राइबोसोमल आर आर एन ए। तो अब मैसेंजर आर एन ए क्या होता है, इट इज द इट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये कहाँ पे बनता है, न्यूक्लियस के अंदर, फ्रॉम द डीएनए। और किससे बनता है, डीएनए से बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन।
तो ये डीएनए से आरएनए बना, तो ये क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। इट कैरी द मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेज कैरी करता है, मतलब प्रोटीन बनाने के लिए मैसेज लेके जाता है किस तक, आरएनए तक। कौन लेके जाएगा, एमआरएनए। एमआरएनए बना किससे है, डीएनए से, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएनए से एमआरएनए के बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की। सेकेंड टाइप कौन सा है, ट्रांसफर आरआरएनए यानी टीआरएनए। इट इज द इट इज फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ये क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। एंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द आरएनए ऑफ न्यूक्लियोलस, और किससे बनता है ये आरएनए, किसके आरएनए से, न्यूक्लियस के आरएनए से बनता है। इट ट्रांसफर इट ट्रांसफॉर्म द मैसेज फ्रॉम एमआरएनए टू राइबोसोम विच इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ये क्या करता है, मैसेंजर आरएनए से जो मैसेज आया है उसको कहाँ लेके जाएगा, आरआरएनए तक। तो ये क्या करेगा, ट्रांसफर करने का काम करेगा मैसेज को। जैसे कोई भी मैसेज आया है वो कोड के थ्रू आया है, तो ये क्या करेगा, एंटी कोडोन का काम करेगा। किस बीच के अंदर क्या काम करेगा, जैसे कोई भी मैसेज कोई अलग लैंग्वेज में है तो ये बीच में, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि जैसे बाहर से कोई विदेश से कोई भी आया अपने देश में, तो उसकी भाषा अपने समझ में नहीं आ रही, तो अपन साथ में एक रख लिए, मतलब जो अपने दोनों की भाषा समझे, तो वो क्या हो गया, एंटी कोडोन। तो ये टीआरएनए क्या काम करेगा, एंटी कोडोन का काम करेगा इसके अंदर, मतलब उसको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो मैसेज आया है कहाँ से, सेल से, उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, आरआरएनए तक। फिर थर्ड टाइप है इसका राइबोसोमल आरआरएनए या फिर आरआरएनए। इट इज फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम एंड ऑल्सो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है राइबोसोम की स्ट्रक्चर में, और किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। राइबोसोम की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है और प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, कौन, आरआरएनए। मतलब पहले में अपने को डीएनए से बना क्या, डीएनए से बन गया क्या, आरएनए, यानी एमआरएनए बन गया डीएनए से। तो एमआरएनए का फॉर्मेशन क्या होगा, जैसे डीएनए से क्या बना था पहले, मैसेंजर आरएनए बना, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। फिर मैसेंजर आरएनए का मैसेज क्या करेगा, वो कैरी करेगा किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेज लेके जाएगा। तो उसमें इसकी हेल्प कौन करेगा, टीआरएनए हेल्प करेगा उस मैसेज को एंटीकोडोन के रूप में। फिर वो टीआरएनए मैसेज किसको देगा, राइबोसोमल आरएनए को। क्यों, क्या बोलेगा उसको, प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन बनाओ, यानी ऊपर से डिमांड हो रही है प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन की डिमांड हो रही है, और ये प्रोसेस मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है। फिर बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा था, इसमें मैसेंजर आरएनए में, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, मतलब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, एमआरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर। इट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इनसाइड द सेल, और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो सेल के अंदर चलती रहती है। अब बात करते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम एमआरएनए टू राइबोसोम बाय द हेल्प ऑफ टीआरएनए। ट्रांसलेशन क्या होगा कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एमआरएनए से आरआरएनए तक जो मैसेज ट्रांसफर कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। मतलब वो मैसेज को ट्रांसलेट कर रहा है एक ट्रांसलेटर की तरह। जैसे अपने देश का प्रधानमंत्री है, वो दूसरे देश में जाएगा, उसको मान लो वहाँ की भाषा नहीं आती, तो बीच में एक ट्रांसलेटर को लेके जाएगा जो उसकी भाषा को ट्रांसफर करेगा वहाँ तक। तो ये टीआरएनए किसका काम करेगा, ट्रांसलेशन का काम करेगा। जैसे एमआरएनए तो क्या हो गया, एक कोडोन हो गया, मतलब एक मैसेज लेके आ रहा है कोड के अंदर जो उसको समझ में नहीं आएगा किसके, आरआरएनए के, तो उसकी हेल्प कौन करेगा, टीआरएनए। तो टीआरएनए क्या हो गया, एंटी कोडोन। तो ये अगर आपको टाइप्स समझ में आ गए होंगे, जैसे दोबारा समझा देता हूँ एक बार, कितने टाइप्स होते हैं, टोटल 3 टाइप्स होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। तो एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए जो कि डीएनए से बनता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर टीआरएनए क्या करेगा, एमआरएनए जो मैसेज लेके आया है उसको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, और उसको ट्रांसलेट करेगा किसको, आरआरएनए को। क्या बोलेगा कि ऊपर प्रोटीन की डिमांड हो रही है तो प्रोटीन सिंथेसिस करो, तो आरआरएनए क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। तो एमआरएनए हो गया कोडोन और टीआरएनए हो गया एंटी कोडोन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हमारा टॉपिक सेल कंप्लीट होता है। अब इस अगले वीडियो के अंदर अपन डिस्क्राइब करेंगे सेल डिवीज़न के बारे में। और अब अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो पीडीएफ फॉर्म में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।